प्रोस्टेट हमारे बॉडी का एक ऑर्गन होता है और कई सारे चीजें आते हैं। ये नॉर्मल बॉडी का पार्ट्स है। कई लोग को ये समझना जरूरी है कि ये होता कहाँ है, बॉडी के कौन से स्ट्रक्चर, ये कौन से ऐसे रीजन है जहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। तो मुझे लगता है कि सबको ये लगता है कि सिर्फ जो प्रोस्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ यूरिनरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, लेकिन इसके साथ ही कई सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होते हैं जिसके लिए इसका होना बिल्कुल ही उन सारे स्ट्रक्चर के कामयाब बनाने के लिए उसका हेल्पफुल होता है। जैसे आप मान लें प्रोस्टेट जो ऐसा जगह है, सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रोस्टेट होता कहाँ पे है। तो दो गुर्दा होता है बॉडी के अंदर, जो सबको पता है कि हमारे पेट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जो बैक साइड पे जाएगा। वहां से दोनों गुर्दे से बीच में से एक तार निकलेगी ऐसे, जिसको हम लोग यूरेटर बोलते हैं। वो यूरेटर जाके आपको हमारे मूत्राशय, जिसका मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें जाके ओपन हो जाएगा। अब ये सारे के सारे जो पेशाब होती है वो हमारा एग्जिट होगा, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं या पेशाब की नलकी बोलते हैं। उसके थ्रू हमारा पेशाब बाहर हो जाएगा। तो प्रोस्टेट होता कहाँ पे? तो ये आपका जो मूत्राशय होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, और जो यूरेथ्रा होता है जिससे पेशाब बाहर निकलता है, ये दोनों के जंक्शन होता है। उसके चारों तरफ ये प्रोस्टेट होता है। ठीक है, ये चारों तरफ प्रोस्टेट होता है। और ये जो है उन 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 सारे पेशाब के रास्ते को और भी बहुत सारे चीजें को कंट्रोल करता है। एक तरीके से स्विच ऑन स्विच ऑफ का काम करता है। अगर इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो जाए या घट जाए या कोई बीमारी हो जाए तो हमारे कई सारे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को भी अफेक्टेड करेगा। ये हमारी जो बीमारियां होती है, हमने पहले ही अपने आसान लफ्जों में ये बताया कि ये होता कहाँ पे है। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मूत्राशय बोलते हैं, और यूरेथ्रा, दोनों के जंक्शन के बीच में। अब जाहिर सी बात है कि अगर दोनों के जंक्शन के बीच में जो पेशाब की जो रास्ते, जो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए तो पेशेंट्स को कभी कभी पेशाब रुक जाएंगे। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारा प्रोस्टेट जो है इतना बढ़ गया है कि पेशाब के जो रास्ते, जो फ्लो है, जो धार बन रहे हैं जो पेशाब के, वो उस धार में कमी आ जाएगी। मतलब कि हर आदमी एक पेशाब को जो दो दो मिनट में करता है वो 10 मिनट तक करता रहेगा। अब ये आप कभी कभी ऐसा होता है कि अगर प्रोस्टेट इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पेशाब के रास्ते में रुक रुक के पेशाब आने लगेंगे। ये जो बीमारी है, एक ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है। मतलब कि जैसे कि नाखून बढ़ता है, जैसे कि हेयर ग्रोथ होते हैं, ये भी प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है हमारे बॉडी के जो बढ़ते ही रहते हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपका रुका रहेगा। जैसे हमारे नेल बढ़ता जाता है, अगर काटेंगे नहीं, कंट्रोल नहीं रखेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। ठीक उसी तरीके से ये प्रोस्टेट इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, जो हमारे बॉडी के एक ऐसा वाहिद पार्ट है जो बढ़ता ही रहता है। अब ये जब बढ़ता रहता है तो अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और अगर किसी किसी लोगों में, अगर ये जाहिर सी बात है, कई लोग सोचेंगे कि अगर ये सबका बढ़ता ही रहता है तो सब में बीमारी तो होना चाहिए। तो लेकिन सब में नहीं होता है। कुछ लोगों में बीमारियां होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। प्रोस्टेट का बढ़ना बिल्कुल ही फिजियोलॉजिकल बात है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है। इसके बढ़ने में अगर कहीं पे अगर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, या इसकी वजह से दूसरी दिक्कतें जो आ जाती है, अगर वो सारी चीजें आ जाएंगे तो हम लोग कहते हैं बीमारी है। तो सबसे ज्यादा जो सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आती है हमारे प्रोस्टेट के बढ़ने पे, वो ये होता है कि अक्सर ये ओल्ड एज में होगा। 50 साल के ज्यादा और जो लोग हो जाते हैं उनमें ये बीमारी होगी, सबसे पहली बात। ठीक है। दूसरी बात जो सबसे मिथ है कि लोगों को लगता है कि ये यंगर एज में नहीं होगा। यंगर एज में भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो वो थोड़ा अलार्मिंग साइन है, वो कैंसर की तरफ जा सकता है ऐसे सिम्टम्स को लेके। और वो उनमें होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। सबसे पहले मैं मोस्ट कॉमन बताया कि नक्चूरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं, पेशाब रात में बार बार आएंगे। 2 बार से ज्यादा अगर पेशाब किसी को अगर परेशान कर रहा है, बार बार उठना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि ये उसके बीमारी का लक्षण है। दूसरा बीमारी क्या होगा कि जैसे मैंने बताया कि ये एग्जिट एंट्री का जहाँ पे पाथवे जंक्शन है, वहां पे अगर ये रास्ता ब्लॉक कर देगा तो उस जगह को हम लोग रिटेंशन हो जाएगा, एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन जिसको बोलते हैं। आसान लफ्जों में इसको बोलेंगे कि पेशाब की रुकावट हो गई अचानक से। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका धार नहीं बनेगा, रुक रुक के पेशाब आएगा। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां प्रोस्टेट की ग्रंथियों में, वहां की जो नसें होती है, जिसको ब्लड वेसल्स हम कहना चाह रहे हैं,
उसमें इतना ज्यादा स्ट्रेन होता है कि वो फट जाता है और ब्लीडिंग होने लगती है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चूंकि ये जो ग्रंथि है वहां पे हमारा पेशाब के रास्ते में चारों तरफ एडजेसेंट स्ट्रक्चर जो है, इसको सेक्स एसेसरी ऑर्गन भी बोलते हैं। ये हमारे जो स्पर्म्स के हेल्दी बनाने के लिए इसमें कई सारे मटेरियल्स बनते हैं प्रोस्टेट में, उसको हेल्दी बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज है। अगर खराब होगा, प्रोस्टेट में कोई डिजीज होगी, तो हमारे स्पर्म्स के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा, एक इनफर्टिलिटी के कॉज बन जाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज है कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, हमारे जो दूसरे टर्म में ये कहेंगे कि जो स्पर्म जो आगे बढ़ना चाहिए वो पीछे की तरफ जा रहा है, मूत्राशय में इकट्ठा हो जा रहा है, तो ये भी हो जाता है ऐसे प्रोस्टेट वाले पेशेंटों में। अगर मान लीजिए अगर पेशेंट में अगर बहुत ज्यादा ही अगर बढ़ गया और किसी ने इलाज नहीं लिया टाइम पे, तो इसकी वजह से दूसरी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये प्रोस्टेट एक ऐसा जो ग्लैंड है जो लाइफ टाइम बढ़ता रहेगा आपको, लेकिन ये कई लोगों में जरूरी नहीं कि हो जाएगा। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कुछ लोगों में हो रहा है, कुछ लोगों में नहीं हो रहा है। प्रोस्टेट का बढ़ना बिल्कुल ही नॉर्मल फिनोमिना है। इसमें आपको ये नहीं मानना है कि हर बंदा जिसको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब कि उसको इलाज ही चाहिए। तो सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि कुछ लोगों में जो नहीं हो रहा है आखिर वो क्या है। तो सबसे पहले चीज है कि जो हमारे ओबेसिटी हुआ, जो ओबीज लोग होते हैं उनमें ज्यादा प्रोस्टेट होगा। जो हमारे जिनको पहले से डायबिटीज है, जिनको पहले से हाइपरटेंशन है, उनको ज्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि वहां की सारी जो ग्रंथियों के अंदर जिनको डायबिटीज होगा, जिनको हाइपरटेंशन होगा, वो जितने ग्रंथियां होंगे वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसके और बढ़ाने में। तो आपको ये समझना होगा कि आपको डायबिटीज पे कंट्रोल करना है। जो यंग जनरेशन है उनके लिए अलार्मिंग साइन है कि आप अपने डायबिटीज को ख्याल रखें। जो यंग जनरेशन जिनको आगे चल के 50 साल में जो चांसेस है जिनको बीपीएच होने का, जिसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उनको ये समझना होगा कि आप अपने डायबिटीज को शुरुआत से कंट्रोल करें, मतलब कि अपने खान पान पर ध्यान दें। वो खान पान पे क्या होगा, जैसे कि आप बहुत सारे आप सिडेंटरी जो लाइफ स्टाइल जो गुजारते हैं उनको अवॉइड करें। रेगुलर फिटनेस के लिए आप कोई ना कोई ट्रेनिंग या जिम ज्वाइन करें। आपको जो दूसरा जो ये मैंने बता रहा हूँ, ये एक फिजिकल एक्टिविटीज पे है, जो खान पान पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है। जैसे कि कई लोग कैफीन का सेवन करते हैं, जो कॉफी पीते हैं, जो चाय पीते हैं, उनमें भी ये ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि उनमें हो सकता है। जो अल्कोहल लेते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आगे चल के बीपीएच होने के चांसेस है। और जिनकी लाइफ स्टाइल ऐसे है कि वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, ओबीज हो चुके हैं, डायबिटीज प्रीडिस्पोज कर रहा है, हाइपरटेंशन प्रीडिस्पोज कर रहा है, ठीक है, और बहुत सारे न्यूट्रिशन बिल्डअप है, उनकी वजह से भी हो सकती है। और जो एक कहा जाता है कि अगर किसी किसी में अगर किसी फैमिली में अगर किसी को रन कर रहा है, तो चांसेस है कि आपको भी उस फैमिली में हो सकता है। उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ स्टाइल को सही करना है, आपको कैफीन छोड़ने पड़ेंगे, आपको अल्कोहल की मात्रा अगर ले रहे हैं तो उसको बंद करना पड़ेगा। आपको अपने डायबिटीज और हाइपरटेंशन अगर ऐसा लग रहा है अगर हो चुका है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। शुरुआत से आपको डॉक्टर के परामर्श से आपको उन दोनों की दवाइयाँ चलानी पड़ेंगी। ये जो बीमारी है ये वक्त के साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और ये बीमारी जाके 60 साल पे पूरी की पूरी तरह मैनिफेस्ट करता है, दिखता है। अगर कोई बीमारी ये जो है कई अगर 60 साल पे नहीं दिखा तो आप मान के चलिए कि 100 साल पे आते आते सबको ही होगा। लेकिन सारे सिम्टम्स प्री डिस्पोज नहीं करेंगे। सबको इस तरीके से बहुत बॉदरसम या बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाए किसी को कि चलना ही ना बन पाए, उनमें ये परेशानी होती है। यंगर जनरेशन में भी हो सकता है, जो 40 साल के हैं, जो 50 साल के हैं, क्योंकि उनके अंदर जो ये देखा गया कि वो फैमिलियल रीजन हो जाते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो जाता है। और ऐसे लोग जिनको फैमिली में रन कर रहे हैं उनको और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि उनको चांसेस है कि उनको और जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा, जैसे कि 40-50 सालों में होने लगे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कार्डियक अरेस्ट, कई सारी चीजें अब यंगर जनरेशन में आ गए हैं। वैसे ही आप प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया भी आपको देखने को मिल सकता है जिनकी फैमिली में रन कर रहा है, कि उनको पहले ही हो जाए। जो प्रोस्टेट की हाइपरप्लेजिया होगी, हाइपरप्लेजिया का सिंपल टर्म होता है कि बढ़ जाना, साइज में अपने आप बढ़ जाना। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो है यूरिनरी ब्लैडर और हमारा ये यूरेथ्रा दोनों के जंक्शन पे होता है। अब मान लीजिए कि प्रोस्टेट इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो रुकावट होने लगे, वो पूरे के पूरे रास्ता को ही ब्लॉक कर दे रहा है।
अब जब आगे के रास्ता जब ब्लॉक हो जाएंगे तो जाहिर है कि पीछे के रास्ते में रुकावट होने की वजह से उनका इनलार्जमेंट हो जाएगा, वो बढ़ने लगेंगे। अगर मूत्राशय के साइज बढ़ेगा तो उसका खराब होने का डर है। दूसरा सबसे जरूरी चीज है कि अगर हद से ज्यादा अगर मूत्राशय का साइज बढ़ेगा तो वो यूरेटर पे अफेक्ट पड़ेगा, और लास्ट में जाके हमारे किडनी पे भी असर करता है, जिससे गुर्दा भी खराब होने का डर है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और भी है कि जब भी कहीं पे भी यूरिन का स्टैसिस होगा, कहीं पे भी यूरिन अगर इकट्ठा होने लगेगा, तो यूरिन जब इकट्ठा होगा तो वहां स्टोन बनने लगते हैं, और ब्लैडर में स्टोन बहुत कॉमनली देखा जाता है, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाने के चांसेस है किसी को भी अगर प्रोस्टेट बढ़ा तो दो चीजें यहाँ पे हो सकती है, एक तो आपको मूत्राशय पर अफेक्ट पड़ेगा, दूसरा आपका किडनी पे अफेक्ट पड़ेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लैडर में स्टोन बनने के चांसेस होंगे। इसके जो इलाज है, जरूरी नहीं है कि आपको हर बड़ा हुआ प्रोस्टेट जो आप सोनोग्राफी कराएंगे, कोई टेस्ट, जब भी हम प्रोस्टेट की प्रॉब्लम सुनते हैं तो 3-4 टेस्ट कराते हैं। उनमें कुछ हमारा एक यूरोफ्लोमेट्री होता है, एक अल्ट्रासाउंड होते हैं। अल्ट्रासाउंड हमेशा उस ऑर्गन के रीजन में करते हैं जिसका नाम ट्रस होता है, ट्रांस रेक्टल यूरेथ्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट होता है वो पीएस से होता है। तो हर एक अल्ट्रासाउंड पे बढ़ा हुआ प्रोस्टेट को आपको इलाज करने की जरूरी नहीं कि उसको इलाज करना है। कई बार जब तक सिम्टम्स आपको इरिटेट ना करे, जब तक आपको बॉदर ना हो सिम्टम्स से, तब तक इसके इलाज की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरी ये जानना है कि इसका इलाज क्या है। तो हम लोगों ने इसके बहुत सारे कैटेगराइज कर चुके हैं। अगर सिम्टम्स लगता है कि 1-2 सिम्टम्स है, तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ आप अपने बिहेवियर को सही करके और आप अपने ब्लैडर ट्रेनिंग करके आप इलाज मुकम्मल पा सकते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन या मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आपको सिर्फ सिंपल 1-2 सिम्टम्स ही है तो। जैसे कि आप ब्लैडर ट्रेनिंग कैसे करेंगे, आपको बिहेवियर को कैसे इंप्रूव करेंगे, बिहेवियर ट्रेनिंग क्या होता है। तो आप बिहेवियर ट्रेनिंग में आप अपने बिहेवियर को सही करेंगे। जैसे कि आपको रात में बार बार पेशाब आ रहा है, तो आप सोने से 3 घंटा पहले कोई पानी की सेवन नहीं करेंगे, कोई लिक्विड नहीं लेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बिहेवियर है कि आप कैफीन अगर चाय पी रहे हैं बंद कर दे बिल्कुल, क्योंकि चाय अल्टीमेटली छनता है जब पेशाब के रास्ते से, और ब्लैडर के रास्ते से उसके अमाउंट को छन के जाके प्रोस्टेट को इरिटेट करता है, तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रोस्टेट के सिम्टम्स को मैनिफेस्टेशन मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी आपको पेशाब लगे, बहुत तेजी से लगे, तो आपको उस टाइम पे पेशाब नहीं करने जाना है, आपको होल्ड करके रखना है पेशाब को। आप कोई ना कोई रेट्रोग्रेड तरीके से आप कुछ अपने दिमाग में सोचना है, जैसे कि आपने उल्टी गिनती जो हम गिनते हैं वो गिन सकते हैं आप, या आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं तो उनको याद करना है, या कोई भी एक ऐसे तरीके से आपको अपने दिमाग को फीडबैक करने हैं, जिसको बायो फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं, कि आपको जब भी पेशाब लगे उस टाइम नहीं जाना है, थोड़ा सा वेट करना है, और जब लगे कि आप पेशाब नहीं लगी है तभी जाना है आपको। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको टॉयलेट है, जहाँ वॉशरूम है, वहां नहीं बैठने, क्योंकि एक बायोलॉजिकल क्यूज होते हैं, दिमाग में चलते हैं। जब भी आप उसको देखेंगे वॉशरूम को, तो हमेशा आपको अर्जेंसी और बढ़ जाएगी, जिस तरीके से आप बहुत ज्यादा पेशाब के लिए भागेंगे। तो आप कई मरीजों का ये शिकायतें रहती है कि आप मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर ऐसे कंट्रोल करना होगा तो कैसे कंट्रोल हो, तो पेशाब तो हमारे पैंट में ही हो जाएगा। तो आपको इनिशियल टाइम पे 1-2 बार होगा, फिर उसके बाद जब आप कंट्रोल करने लगेंगे, जब नहीं जाएंगे, तो एक तो ये कंट्रोल होगा। दूसरा एक एक्सरसाइज होती है जो आपको करने होंगे। जैसे कि आप एक्सरसाइज में जब भी किसी पेशेंट को स्टूल करने जाना होता है, टॉयलेट करने जाना होता है, तो जो कंट्रोल करने के लिए जो स्क्वीज करता है अपने एनल कैनाल को, रेक्टम को, तो एक तरीका के वो एक्सरसाइज होंगे। या आप अपने जो है पेनिस को आपको ऊपर अप डाउन वाला मैकेनिज्म करना है, एक बार ऊपर करना है, एक बार नीचे करना है, जिसकी वजह से वहां के मसल्स बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, स्फिंक्टर कंट्रोल हो जाते हैं, और आपको बार बार पेशाब करने की जो हमें रुकावट हो रही थी, जो हम अर्जेंसी हो रही थी, जो जाना पड़ रहा था, उसमें आपके मसल्स टाइट होंगे, तो आप इस तरीके से आप बच सकते हैं। और ये अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो 80-90% लोगों में अगर कम सिम्टम्स है तो ऐसे ही इंप्रूवमेंट हो जाता है। अब एक आता है मेडिसिन आती है, और उसके बाद सर्जरी आती है। अगर इन सब से कंट्रोल नहीं होता और आपका सिम्टम्स बहुत ज्यादा हो चुका है, तो आजकल मेडिसिन से भी बहुत इफेक्टिव होते हैं, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी यूरोलॉजिस्ट के परामर्श से। और मैं आपको बता दूं कि सर्जरी की भी आजकल लेजर वाली सर्जरी आ चुकी है। लेजर वाली सर्जरी भी आजकल बहुत इफेक्टिव है, उससे बिल्कुल सिम्टम्स सारे खत्म हो जाते हैं अगर बहुत ज्यादा सिम्टम्स है तो। और
लोगों का एक मिथ है कि अगर यूरोलॉजी में अगर आप सर्जरी कराते हैं तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत ही कम लोगों में वो इनफर्टिलिटी की शिकायतों या सेक्स रिलेटेड कोई इश्यूज आते हैं, बहुत कम ही लोगों में होता है। और इसका 100% इसका इलाज हो जाती है सर्जरी में भी। इसमें चीरे की जरूरत भी नहीं पड़ती है आजकल। आप सीधे आप यूरेथ्रा के अंदर आपने एक लेजर डाला और चारों तरफ जो ग्रंथि बढ़ी हुई है, जो ग्रंथ है जिसको प्रोस्टेट बोल रहे हैं, गदूद जिसको बोलते हैं, उसको सारे हम निकाल देते हैं। बिना चीरे के इसका इलाज भी संभव है। आपको तीनों ऑप्शन है, वो डिपेंड करता है कि आपका सिम्टम्स कितना है। जरूरी नहीं है कि हर बढ़ा हुआ प्रोस्टेट आपको ऑपरेशन या इलाज की जरूरत है। जैसे कि अगर आपका वक्त रहते इसका इलाज नहीं कराया गया तो इसका मूत्राशय पे असर पड़ सकता है, क्योंकि ये जंक्शन है हमारा मूत्राशय और यूरेथ्रा के बीच में। अगर आपका रास्ते आगे क्लियर नहीं होंगे तो पीछे की तरफ एक्यूमुलेशन होने लगते हैं और धीरे धीरे जब मूत्राशय में पानी बढ़ता जाएगा, क्योंकि एग्जिट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बाहर निकलने का रास्ता ब्लॉक हो चुके हैं बिल्कुल, तो पीछे की तरफ वो चौड़ा होता जाएगा और बढ़ते बढ़ते एक वक्त आएगा कि आपका मूत्राशय भी खराब होने का डर है। दूसरा चीज ये कि मूत्राशय में ही आपका जो यूरेटर होता है खुलता है, ओपन होता है। अब वो कनेक्टेड रहता है पीछे की तरफ आपका किडनी से, गुर्दे से। तो ये सारे बैक चेंजेस आने लगेंगे, आपका मूत्राशय भी खराब हो सकता है। और अगर वक्त रहते अगर नहीं ध्यान दिया गया तो इसमें देखा ये गया है कि आपका किडनी भी खराब होने का डर है। और किसी किसी पेशेंट में अगर गदूद इतना ज्यादा बढ़ गया तो आपके इनफर्टिलिटी होने का भी चांसेस है। आप में जो उसके स्पर्म्स के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बिल्कुल कारगर नहीं होते हैं। आपके जो स्पर्म जो इजैकुलेशन होते हैं वो आगे की तरफ ना होके वो पीछे की तरफ सारे बढ़ने लगते हैं।